हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी हाईटेक क्लासेस। मैं अमित एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल जी हाईटेक क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी? मस्त हैं, बढ़िया हैं, बेहतरीन हैं। आज मैं फिर आपके लिए लेकर के आ गया हूं। अभी तक मैंने 3 क्लासेस ली हैं, ये चौथी क्लास होगी आपकी साइंस की, जिसमें हम आपको भौतिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं। और आपको तो पता ही है कि डिस्टेंस चल रहा है, इसमें एक एक चीज़ बेहतरीन तरीके से, मतलब हर एक तरीका आपको बिल्कुल यूनिक सा मिला है। एक एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, पता ही ना। और सभी को टाइमिंग भी पता है कि टाइमिंग आपके पास में डेली लाइव आपकी चलती है 6 PM डेली लाइव चलती है क्लास आपकी। ये डेली क्लास मिलती है आपको, डेली लाइव 6 PM आप मिलेंगे, आपको क्लास मिलेगी। ये हाई स्कूल का सिलेबस पूरा जो 30 इस साल, हाँ शायद एक अभी सूचना आपको न्यूज़पेपर में मिली होगी कि जो 30% सिलेबस कम किया गया था 2019 से कोरोना काल के पीरियड में, वो अब नहीं होगा। इस साल से आपको 30% भी साथ में पढ़ना है। तो चलें शुरुआत करें। कल मैंने क्या क्या बता दिया था आपको? कल मैंने गोलीय दर्पण बताया था ना, दर्पण बताया था। उसमें मैंने आपको दर्पण की परिभाषा बताई थी, गोलीय दर्पण बताया था। गोलीय दर्पण बताया था कि समतल दर्पण और दर्पण जो था उसमें 2 टाइप के थे, एक तो था समतल दर्पण, एक था गोलीय दर्पण। समतल दर्पण को मैंने तुमको समझाया था, बताया भी था। उसमें 2 नोट मैंने लिखवाए थे, वो भी मैंने कहा था बहुत बेहतरीन से नोट्स हैं। उसके बाद में मैंने गोलीय दर्पण में बताया था तुम्हें उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, कैसे इसका फिनोमेना होता है, कब क्या होता है, ये सब कुछ मैंने तुमको समझा दिया था। तो आज जो रिलेटेड रहेगा आपके पास में, जो टॉपिक जो आपका आज का टॉपिक होने वाला है, वो गोलीय दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं होंगी। क्या होगा टॉपिक? गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे वो गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं पढ़ने वाले हैं। आज हम गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं पढ़ेंगे। डिफिनेशन रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। ठीक है, इंग्लिश में बात करें तो डिफिनेशन रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, आज हम यहाँ से कुछ डिफिनेशन पढ़ेंगे, तरीका बताएंगे तुमको कि कैसे याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं, ये भी ध्यान रखना। इससे संबंधित परिभाषा आपसे पूछी जाती है कि दर्पण का ध्रुव क्या होता है, मुख्य फोकस क्या होता है, या वक्रता केंद्र क्या होता है, या वक्रता त्रिज्या क्या होती है, फोकस तल क्या होता है, ये सारी डिफिनेशंस होती हैं। तो एक चीज़ तुम्हें समझ में आ रही होगी कि बात हम गोलीय दर्पण से संबंधित कर रहे हैं। किस दर्पण से संबंधित बात हमारी चल रही है? गोलीय दर्पण मतलब स्फेरिकल मिरर है। अब गोलीय दर्पण मैंने कल तुमको बताया था कि गोलीय दर्पण किसी खोखले, कांच का खोखला गोला होता है। यही तो मैंने बताया था कि गोलीय दर्पण जो है कोई कांच का खोखला गोला होता है। बताया था कि नहीं बताया था? कि मैंने ऐसे बताया था कि ये हमारे पास में एक कांच का खोखला गोला, ऐसे मान लो कि ये कांच का एक खोखला गोला है। अब इसको अगर हम 1 साइडेड कलाई लगा दें, ऐसे कलाई कर दें, मैंने कहा था इसको काट लेते हैं। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले कांच का भाग होता है, जिसके एक पृष्ठ पर कलाई कर दी जाती है, उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। बताया था मैंने, सिंपल सी बात मैंने तुमको बताई थी। आज मुझे इसी से संबंधित कुछ परिभाषाएं सीखनी। क्या सीखनी है? कुछ परिभाषाएं सीखनी है। समझो, फिगर से समझाएंगे तुम्हें तो बहुत जल्दी तुम्हें समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गोलीय दर्पण की। तो जैसे यही हम बना रहे थे, अभी मैंने बनाया था भाई, ये हमारे पास में क्या है? एक गोलीय दर्पण ही तो है। अगर हम चाहें तो इसको एक पृष्ठ में कलाई कर दें, ये वाला पृष्ठ इसका कलाई कर देते हैं, ऐसे इसके पृष्ठ को क्या कर दो? कलाई कर दो। ठीक है, इसके पृष्ठ को क्या कर दो? कलाई कर दो। ठीक, कलाई कर दिया सभी लोगों ने। अब देखो यहाँ से बात कर लेते हैं यहाँ पे कि अगर हम इस गोले को पूरा बना लें, ये जो खोखला गोला था, अगर हम इसको ऐसे पूरा कर लेते हैं, ऐसे सही से बन जाना, इस खोखले गोले को ऐसे हम पूरा कर लेते हैं। ऐसे हम क्या कर लेते हैं? पूरा कर लेते हैं। ये पूरा कर ले तो इस खोखले गोले का कोई ना कोई केंद्र होगा,
कोई ना कोई केंद्र होगा, तो इसका केंद्र मान लेते हैं कि यहाँ पर है, ये केंद्र है इसका, क्या है ये, केंद्र है। इसको हम बोलते हैं वक्रता केंद्र। इसको क्या नाम देते हैं हम, वक्रता केंद्र। इसको नाम दे देते हैं वक्रता केंद्र, ठीक है, जिसको हम डिनोट करेंगे सी से। काहे से डिनोट करेंगे, सी से डिनोट करेंगे। अब इसको क्या करते हैं, अब जो ये खोखला गोला था इसको मान लेते हैं पी बिंदु। क्या मान लेते हैं, पी। इसको हम बोलते हैं दर्पण का ध्रुव। क्या कहते हैं, ध्रुव। अब वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिला दो, ऐसे मिला देते हैं, वक्रता केंद्र और ध्रुव को, ये पूरी लाइन मिला दो डॉटेड में, ऐसे ऐसे मिला देते हैं। तो ये वाली पूरी लाइन जो होती है इसको हम बोल देते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं बेटा, मेन लाइन, मुख्य अक्ष, मेन लाइन बोल दो या प्रिंसिपल एक्सिस बोल दो, ठीक है। इंग्लिश में इसे हम प्रिंसिपल एक्सिस बोल देते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस होती है हमारे पास में ये, ठीक है। और ये तुमको पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, वक्रता केंद्र जिसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, और ये हमारे पास में दर्पण का ध्रुव होता है। इतनी बात किस किस को समझ में आ गई, ये मैंने इतनी बात तुमको समझाई है। सबसे पहले आपको परिभाषा लिखनी है, फर्स्ट नंबर पे लिखेंगे कि दर्पण का ध्रुव क्या होता है, कि दर्पण का ध्रुव। नंबर 1 पे परिभाषा आपको लिखनी होगी कि दर्पण का ध्रुव क्या होता है। दर्पण के ध्रुव की बात कर लें तो ये तुमको दिख रहा है, कोई खोखली गोला दिख रहा है। क्या दिख रहा है, कोई खोखला गोला दिख रहा है, गोलीय दर्पण है। अब इसका जो मध्य बिंदु है, इस खोखले गोले का, ये देखो यहाँ से, ये देखो यहाँ इसको दिख रहा है मध्य बिंदु, तो इसको हम बोलते हैं दर्पण का ध्रुव। तो लिखेंगे क्या कि दर्पण में परावर्तक, क्या लिखोगे बेटा इसमें, कि दर्पण में परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। फिर से बात को समझो, क्या कहेंगे कि दर्पण में, ये दर्पण था, दर्पण में ये इधर वाली परावर्तक तल है, इधर वाली क्या है तुम्हारे पास में, क्या कर दिया मैंने, कलाई कर दिया, तो यहाँ से परावर्तक होगा नहीं हमारे पास में। तो दर्पण में परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। समझ गए बात को। पहली डिफिनेशन क्या लिखोगे, दर्पण में परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण में परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, किसको समझ में आ गई इतनी बात। पहली परिभाषा आपको समझ में आ गई, मैंने बहुत ही डीपली बताया तुमको, मतलब बहुत ही सरल भाषा में, ऐसे समझ लीजिए। सब मैंने क्या बताया कि ये हमारे पास में एक गोलीय दर्पण था, इस गोलीय दर्पण में इधर मैंने एक कलाई कर दी, तो परावर्तक तल अंदर है, तो दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। अब अगर कोई पूछ ले कि दर्पण के ध्रुव को किससे प्रदर्शित किया जाता है, तो बता देना इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि मैंने इसको P ही मान रखा है। इतनी बात सभी को समझ में आ गई। P दर्पण का ध्रुव है, ठीक है। बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। अब दूसरी परिभाषा लिखेंगे। दूसरी परिभाषा आपको कौन सी लिखनी है, दर्पण का ध्रुव हो गया, फिर आएगी वक्रता केंद्र, जिसे हम कहाँ से प्रदर्शित करते हैं, C से प्रदर्शित करते हैं। तो दूसरी हेडिंग आप लोग लगाएंगे वक्रता केंद्र। क्या लगाएंगे, वक्रता केंद्र हेडिंग लगाएंगे, ठीक है। वक्रता केंद्र, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ध्रुव को बोलते हैं पोल, ठीक है, मिरर ऑफ पोल, इसको पोल बोलते हैं, ठीक है, मिरर ऑफ पोल, ये याद रखना। ध्रुव को हम क्या बोल देते हैं, पोल बोलते हैं, ठीक, यहाँ हम लिखे दे रहे हैं, इसको हम पोल बोलते हैं। वक्रता केंद्र को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल देते हैं, वक्रता केंद्र हो जाएगा, ठीक है, लिख लेना, डॉटेड में मैंने लिख दिया है, ठीक। तो इतनी बात समझ में आ गई, वक्रता केंद्र।
सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर बार बार निकल रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। क्या लिखोगे इसको? सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र को समझो। दर्पण का ध्रुव सभी को समझ में आ गया, वक्रता केंद्र को समझो। वक्रता केंद्र क्या है तुम्हारे पास में कि गोलीय दर्पण, ये पूरा हमारे पास में गोलीय दर्पण था। बात को समझना, फिगर से समझा करो। ये गोलीय दर्पण था हमारे पास में, तो गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है। क्या मैंने बताया? फिर से समझो। गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को क्या कहेंगे हम? उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। आ गई बात समझ में? एक बार फिर से समझो मैं क्या बोल रहा हूं कि गोलीय दर्पण जिस खोखले कांच के गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। आगे बात समझ में? लिख लोगे सभी लोग? हम लिख करके बता रहे हैं कि गोलीय दर्पण, हम लिखे दे रहे हैं गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, ठीक है। मैंने क्या बताया कि गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है, भाग होता है, भाग होता है उस गोले के, उस गोले के केंद्र को क्या बोलते हैं बेटा? उस गोले के केंद्र को, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? इसे C से प्रदर्शित करते हैं, यहां लिख लेना, इसे C से प्रदर्शित करते हैं, इसे C से प्रदर्शित करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? दूसरी परिभाषा आपको समझ में आ गई कि वक्रता केंद्र के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि क्या कहा मैंने कि गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। सभी को समझ में आया? बताओ। उसके बाद में थर्ड बात करेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर की, मतलब वक्रता त्रिज्या की। वक्रता केंद्र से दर्पण के ध्रुव को बीच की जो दूरी होती है उसे हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। क्या मैंने क्या बताया कि वक्रता केंद्र तथा दर्पण के ध्रुव बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो इसे हम वक्रता त्रिज्या से डिनोट करते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। इसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अब देखो तीसरी परिभाषा हम लिखते हैं यहाँ पे। तीसरी जो परिभाषा होगी आपके पास में यही परिभाषा होगी वक्रता त्रिज्या वाली। हेडिंग लगाएंगे वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, हेडिंग लगा लेंगे वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। मैं इंग्लिश में बता दे रहा हूं कि इसको क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। कैसे लिखेंगे कि वक्रता केंद्र तथा ध्रुव, ठीक है, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। लिख लेंगे यहां पर कि वक्रता केंद्र, ऐसे लिख लेना, वक्रता केंद्र तथा दर्पण के ध्रुव, वक्रता केंद्र तथा दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी, के बीच की दूरी को वक्रता
त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक, मैंने क्या बताया कि वक्रता केंद्र तथा दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे r से प्रदर्शित करते हैं, इसे r से प्रदर्शित करते हैं, इसे r से प्रदर्शित करते हैं। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये मार्कर हल्का है जो दिख नहीं रहा है क्या, देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा हल्का है, ठीक है, बट दिखता अच्छा होगा ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सभी को बताएंगे। थोड़ा सा ये मार्कर हल्का है, ठीक है, परेशान नहीं होंगे, थोड़ा इंक भी डाल लेंगे हम, थोड़ा सा हल्का है मार्कर। आ रहा है सभी को मज़ा, पढ़ने में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताएंगे सभी लोग। पहले तो मज़ा आ रहा है ना, समझ में आ रहा। अच्छा, इतनी बात हो गई। अब अगली डिफिनेशन क्या लिखना है, ये बात समझ गए ना, वक्रता त्रिज्या वाली, रेडियस ऑफ कर्वेचर कौन कौन समझ गया, जो समझ गया है कमेंट करो, तुरंत फटाक से बताओ मुझे, जिसको समझ में आ गया है। आ गया ना सभी को समझ में कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। ठीक है, कि वक्रता केंद्र तथा दर्पण के ध्रुव, वक्रता केंद्र तथा दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे हम r से प्रदर्शित करते हैं। अब बात आ जाती है मुख्य अक्ष की। चौथी परिभाषा आपको कौन सी लिखनी है, मुख्य अक्ष की। नंबर 4 पे परिभाषा आपको लिखनी है मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य अक्ष क्या है तुम्हारे पास में, कौन बताएगा कि मुख्य अक्ष क्या होगा, बताइए। मुख्य अक्ष की परिभाषा कौन बताएगा, बताओ, बताइए। अब देखो, ये तुम्हें एक गोलीय दर्पण दिख रहा है। गोलीय दर्पण किस किस को दिख रहा है, सभी को गोलीय दर्पण दिख रहा है। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव, क्या लिखा मैंने, गोलीय दर्पण के ध्रुव, इसे हम ध्रुव ही तो कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को दर्पण का क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। समझ में आ गई बात, फिर से समझो। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। यही बात लिख लेना है। क्या लिखोगे कि गोलीय दर्पण, हम यहां लिखे दे रहे हैं, सभी लोग लिखेंगे, गोलीय दर्पण के ध्रुव, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा, जाने वाली सीधी रेखा लिख लो, जाने वाली सीधी या सरल रेखा, जाने वाली सीधी रेखा को दर्पण की मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण की कृति, दर्पण की मुख्य अक्ष कहते हैं। आगे बात समझ में, मैंने लिख दिया यहाँ पर, क्या मैंने लिखा कि गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली सीधी रेखा को दर्पण की मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो हमारे पास में जा रही है, इसे हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। समझ में आ गया। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली जो रेखा हमारे पास में है, इसे कहते हैं हम दर्पण की मुख्य अक्ष कहते हैं। ये बात समझ में आ गई। 4 डिफिनेशन हो गई, बहुत ही मैंने बढ़िया तरीके से तुमको 4 डिफिनेशन बताई हैं। अब अगली डिफिनेशन हम बताएंगे आकर के कि मुख्य फोकस क्या होता है। ठीक है, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, इतनी चीज़ हम हटा देते हैं। आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, थोड़ा सा मुझे बिगाड़ना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट ले लिया, टेक अप स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट, ठीक है। अच्छा, अब आगे समझो बात को, इसको थोड़ा सा बिगाड़ देते हैं।
इतनी चीज़ बिगाड़ेंगे बस। डिफिनेशन आपको मैंने इतनी बता दी है, अब थोड़ा और समझो। अब देखो मुख्य अक्ष हो गई, अब बात आएगी फोकस की। काहे की बात आएगी? फोकस की बात आएगी। अब फोकस में जब बात आएगी फिर फोकस दूरी की बात आएगी, फोकस तल की बात आएगी। ठीक है, तो ये थोड़ा तुम्हारे पास में जो होंगे बेटा, ये उत्तल दर्पण के लिए अलग होगा और अवतल दर्पण के लिए अलग होगा। ठीक है, जो फोकस होता है वो उत्तल दर्पण के लिए अलग होता है और अवतल दर्पण के लिए अलग होता है। ये तुम्हें ध्यान रखना है। ठीक, ओवरऑल ये तुम्हें क्या रखना है बेटा? ध्यान रखना है। ठीक है, हम बताएंगे तुम्हें कैसे ध्यान रखना है, घबराने वाली कोई बात नहीं। जब हम साथ में हैं, हम हैं तो क्या गम है, हम हैं जानी, हम हैं तो क्या गम है। 5 नंबर पे आप लगाएंगे 5 नंबर। ठीक है, मुख्य फोकस। क्या हेडिंग लगाएंगे आप लोग? मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस। अब देखो मुख्य फोकस में बेटा 2 बातें होंगी, एक तो होगी अवतल दर्पण के लिए और एक होगी आपके पास में उत्तल दर्पण के लिए। ठीक है, तो दोनों एक साथ में बताएं, दोनों एक साथ में बताएं या दोनों अलग अलग बताएं? पहले हम तुमको बताते हैं अवतल दर्पण के लिए मुख्य फोकस, हेडिंग यही लगाना। ठीक है, हम यहाँ पर फिगर थोड़ा बनाएंगे, वो होगा अवतल दर्पण वाला। अब देखें कल मैंने पढ़ाया था, किस किस को याद है? कल मैंने अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण में परावर्तन कहाँ से होता है, कौन बताएगा? दबे हुए तल से या उभरे हुए तल से? मैंने कहा था उत्तल दर्पण उभरे हुए तल से परावर्तन, दबे हुए तल पर पॉलिश। एक को याद कर लो, दूसरे को उल्टा कर दो। तो यहाँ पर बेटा उभरे हुए तल पर क्या होगी? पॉलिश होगी। जब पॉलिश उभरे हुए तल पर, ये इसकी मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष है, इसे हम दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। यहाँ पर हमारे पास में क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक है, वक्रता केंद्र होता है, अभी बता चुके हैं। अगर तुम इसको चाहो ऐसे पूरा करना, इस गोले को ऐसे बनाना चाहे तो। ठीक है, तो इतना तुम्हें नहीं बनाना है सब कुछ। इतनी बात समझ में आ गई? अब इसमें करना क्या है, तुमको मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण को ले जाना। एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेकर के गया और दूसरी प्रकाश की किरण को मैं मुख्य अक्ष के समांतर लेकर के गया। अब एक चीज़ तुम हमें बताओ, हम प्रकाश की किरणों को चाहे जितना इसके पास में लेकर के जाएं, चाहे जितनी प्रकाश की किरणें लेकर के जाएं, ठीक है, तो ये इस पर जाएंगी और जितने एंगल से कोई प्रकाश की किरण आती है उतने ही एंगल से वो क्या होती है? टकरा करके उसी माध्यम में वापस चली आती है। ये भी टकरा करके उसी माध्यम में वापस चली आएगी और ये जहाँ पर मिलेंगी एक दूसरे को काटेंगी, इसी को हम बोलते हैं फोकस तल। क्या बोलते हैं इसको हम? मुख्य फोकस। इसको हम कहते हैं मुख्य फोकस। और ये है किस दर्पण के लिए? अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण का फोकस है। किस किस को ये बात समझ में आ गई? ये बताओ बेटा, किस किस को बात ये समझ में आई है कि मुख्य फोकस क्या होता है हमारे पास में? ये था अवतल दर्पण। मैंने 2, ये मेन लाइन थी, ये जो थी हमारे पास में ये मुख्य अक्ष है। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? मुख्य अक्ष बोलते हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, फिर से समझो, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराकर जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, ये बात को ध्यान रखना, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं उसे कहते हैं हम फोकस। और वास्तव में ये कंडीशन अवतल दर्पण में ही होती है। आभासी मिलती हुई प्रतीत होती हैं, अगर ये लिखा है तो वो होगा हमारे पास में उत्तल दर्पण। अब किस किस को बात समझ में आई? किस किस को इतनी बात समझ में आ गई मेरी, बताएंगे? कौन कौन बताएगा? कि अब फिर से समझाएं, फिर से समझाएं क्या? गोलीय दर्पण हम लिख देते हैं, यहाँ पे परिभाषा लिखते हैं। ठीक है, यहाँ से थोड़ा काटते हैं, परिभाषा लिखते हैं। इसकी परिभाषा कैसे याद रखोगे कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली
प्रकाश की किरणें, चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं, जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं, ठीक है, उसे मुख्य फोकस कहते हैं, उसे मुख्य फोकस कहते हैं। इसे F से प्रदर्शित करते हैं, F से प्रदर्शित करते हैं। किस किस को बेटा बात समझ में आ गई? अब मैंने क्या कहा फिर से समझो थोड़ा सा बात को, वरना ये छोटी छोटी डिफिनेशंस हैं, तुमको बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे आकर के। मैंने क्या कहा कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, ये था गोलीय दर्पण, ये थी मुख्य अक्ष, इसके समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे हम बोलते हैं मुख्य फोकस, जिसे प्रदर्शित करते हैं F से। ये कंडीशन ये ध्यान रखना, जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं, ये कंडीशन अवतल दर्पण में होती है, ठीक है। अब यहीं पर ऑब्लिक करके लिख लेना, ऑब्लिक करके, ठीक है। हम बनाए दे रहे हैं, यहाँ पर फिगर बनाए दे रहे हैं। ये था आपके पास में फिगर, ये था आपके पास में फिगर, हम फिगर को बना रहे हैं, ठीक है। थोड़ा प्यार से समझना, फिगर को बनाए दे रहे हैं। अब यहीं पर परिभाषा को समझा देंगे तुम्हें, ठीक है। यहीं फिगर बना करके परिभाषा को समझा देंगे। ऐसे है हमारे पास में, तुमको पता था कि जो परावर्तन होगा उत्तल दर्पण में, परावर्तन, ये उत्तल दर्पण हम बना रहे हैं। कौन सा बना रहे हैं? उत्तल दर्पण का निर्माण कर रहे हैं। उत्तल दर्पण में परावर्तन जो होता है उभरे हुए तल से होता है, और दबे हुए तल पर क्या कर दी जाती है? पॉलिश कर दी जाती है। तो ये इसकी मुख्य अक्ष होगी। ये क्या होगी बेटा? इसकी मुख्य अक्ष होगी। ये इसकी मुख्य अक्ष होगी। ये इसकी मुख्य अक्ष होगी कि नहीं होगी? अब ये गोला इधर कंप्लीट होगा, इधर कंप्लीट होगा, तो इसका वक्रता केंद्र इधर होगा, ठीक है। बट मुख्य अक्ष, अब परावर्तन तो इधर होता है ना, उभरे हुए तल पर, तो मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण चलेगी, मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण जाएगी। यहाँ भी मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण जाएगी। जाएगी कि नहीं जाएगी? कौन बताएगा? जाएगी कि नहीं जाएगी? बताओ बेटा, जाएगी। अब सोचो, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जाएगी, तो ये ऐसे रिफ्लेक्टेड होगी, ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, ये बेटा ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्योंकि जितने एंगल से कोई प्रकाश की किरण आती है उतने ही एंगल से वो प्रकाश की किरण जाती भी है। और हमको ज़रूरत पड़ती है वक्रता केंद्र की, तो वक्रता केंद्र से ही हम लेकर के चलते हैं। अब ये प्रकाश की किरण इधर चली जाएगी, ये इधर चली जाएगी, ये कभी नहीं मिलेंगी, तो इन्हें मुझे पीछे बढ़ाना पड़ेगा, और ये पीछे बढ़ाएंगे हम, तो जहाँ पर ये मिलेंगी उसको कहते हैं हम उत्तल दर्पण का फोकस। अभी एक बात तुम्हें याद रखना है, सब कुछ तुमको ऐसे ही लिखना है कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर नहीं मिलती हैं, जिस बिंदु पर जाकर, मैंने यहाँ लिखा था कि जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं, मतलब वास्तविक मिलती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा जबरदस्ती की है, ये वास्तव में नहीं मिलती हैं। बस तुमको यही लिखना है कि जिस बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती हैं उसे मुख्य फोकस कहते हैं, इसे F से प्रदर्शित करते हैं। ये दोनों बातें बेटा मेरी याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं ये दोनों बातें, कि उत्तल दर्पण में, इसीलिए जो उत्तल दर्पण होता है वहाँ पर हम आभासी प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं। ये जो फोकस है हमारे पास में, अब जब भी यहाँ पर मिलेंगी तो यहाँ आभासी प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा? आभासी प्रतिबिंब बनेगा, और यहाँ जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा आकर के। ये कुछ बातें हैं जो अभी आगे आगे जब पढ़ोगे, जब इसके प्रयोग कराएंगे तुमको, इमेज प्रतिबिंब बनने के प्रयोग अवतल दर्पण से उत्तल दर्पण से, तो वहाँ बातें तुमको समझाएंगे आकर के। इतनी बात समझ में आ गई? बताओ, आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? अब आगे बढ़ते हैं फोकस दूरी पे। अगली जो परिभाषा होगी वो फोकस दूरी की परिभाषा होगी, ठीक है। कौन सी परिभाषा होगी? फोकस दूरी की परिभाषा होगी। अगली हेडिंग लगाएंगे 6 नंबर, फोकस दूरी।
6 नंबर आपको लगाना है फोकस दूरी। फोकस दूरी का मतलब होता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं। ठीक है, अब बताएंगे, कौन बताएगा? बहुत ही सिंपल परिभाषा, बहुत ही सिंपल परिभाषा। क्या है परिभाषा इसकी? कि गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। क्या मैंने कहा? कि गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे प्रदर्शित करते हैं स्मॉल एफ से, इसे प्रदर्शित करते हैं स्मॉल एफ से। ये यहाँ पे दर्पण का ध्रुव है, ये फोकस है, इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी वो हमारे पास में होती है फोकस दूरी। यही लिखना है तुम्हें कि गोलीय दर्पण के, क्या लिखेंगे बेटा? गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा फोकस, यही तो हमारे पास में फोकस, ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी, फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एफ से, इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। बेटा आगे बहुत सारी बातें होंगी, यही बातें तुमको समझनी है। एफ से प्रदर्शित करते हैं, आगे जब न्यूमेरिकल लगाओगे तो ये सारी बातें काम आएंगी आपके। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब एक चीज यहां पर तुमको बता देते हैं, जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अब आधी होती है, ये रटा तो है, आज हम तुमको सिखाते हैं कि आखिर ये होता कैसे है। समझना भी मेरी बात को, ठीक है, कि फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये चीज़ समझ लेना यहाँ पर। ठीक है, दोनों प्रकार के दर्पणों की फोकस दूरी दर्पण के वक्रता त्रिज्या के क्या होती है? आधी होती है। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन हम लिखे दे रहे हैं। अगर बात करें तो F बराबर R/2, जो फोकस दूरी होती है वो दर्पण की जो त्रिज्या होती है उसकी आधी होती है। अगर R बराबर यहाँ से निकालेंगे तो 2F निकलेगा। ठीक है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, R बराबर 2F होता है। अब बात को समझो, ये था हमारे पास में गोलीय दर्पण, ये थी इसकी मुख्य अक्ष, यही तो था। अगर हम इस गोलीय दर्पण को पूरा गोला कर देते हैं, पूरा गोला बनाने की कोशिश करें तो ये बनेगा। ये था इसकी मुख्य अक्ष, इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा, जिसे सेंटर ऑफ कर्वेचर हम बोल रहे थे। अब यहाँ से लेकर के दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को हम R बोल रहे थे, यही तो हम R बोल रहे थे। अब मैंने बात बताई थी कि इसके मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आएगी, मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आएगी। अब ये किरण जितने एंगल से आती है उतने एंगल से ये रिफ्लेक्टेड हो जाती हैं। तो ये प्रकाश की किरणें जहाँ पर एक दूसरे को काट देती हैं, जहाँ पर ये एक दूसरे को काट देंगी आकर के, वहीं पर होता है फोकस तल, और इनके बीच की दूरी को हम बोल देते हैं फोकस। ये होता है दर्पण का ध्रुव। बात को समझना, गहराई से बात को समझना, थोड़ा बेटा गहराई से समझना। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये R है कि नहीं है? कौन कहता कि है? कि सर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक R है। अब इन दोनों का मध्य बिंदु ही तो F है। क्या है इन दोनों का? ये इन दोनों के मध्य बिंदु में कहीं फोकस होता है। बात समझ रहे हैं ना? दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को हम फोकस कहते हैं। अब फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। समझो, यहां से लेकर के यहां तक अगर R है, ये टोटल R है हमारे पास में, टोटल R है। अब ये इसका मध्य बिंदु है तो ये R/2 होगी, तो ये भी R/2 होगी, होगी कि नहीं होगी? अब यहां से लेकर के यहां तक तो मैंने F कहा है, तो जो F का मान है वो R/ क्या है? 2 है। तो F का मान क्या है? R/2 है। चाहे कान इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, कुल मिलाकर के बात वही होगी। इतनी बात समझ में आ गई कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। मैंने यहां पर तुमको समझा दिया।
आगे बात समझ में, सभी को समझ में आ गया। एक डिफिनेशन और बचती है, फोकस तल। 7 नंबर की डिफिनेशन बचती है आपके पास में, फोकस तल। ये बला कौन सी है, ये सर कौन समझाएगा कि ये फोकस तल क्या होता है अपने पास में? कौन समझाएगा इसकी फोकस तल क्या होता है? देखो, फोकस तल की बात अगर हम करें कि मान लो, सपोज करो कि ये तुम्हारे पास में दर्पण था, ऐसे था, अभी तुम यहाँ ये बनाते हो, ये इसकी मुख्य अक्ष है, ठीक है। मान लो तुमने वस्तु को कहीं पर रख दिया, वक्रता के अंदर फोकस के बीच में तुम वस्तु को रखोगे, ठीक है, तो एक प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी, तो जब जाएगी तो टकरा करके वापस चली आएगी। एक प्रकाश की किरण को तुम गुजारोगे कहाँ से, वक्रता केंद्र से, तो ये टकराएगी, तो फिर ये यहाँ जाएगी। अब यहाँ पर जहाँ काटते हैं आकर के, तो ये यहाँ पर होगा है, ये होता है बिंब, ये होता है प्रतिबिंब, ठीक है। तो एक बात समझो कि ये जैसे यहाँ पर था फोकस, अब मान लो फोकस यहाँ पर ना होकर के यहाँ पर कोई मिला आकर के, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो लंबवत दूरी होती है, क्या होती है बेटा, लंबवत दूरी होती है। जैसे ये फोकस था, तो यहाँ से यहाँ के बीच में जो भी लंबवत दूरी होगी उसी को हम बोलते हैं फोकस तल बोलते हैं। मुख्य फोकस बिंदु से अगर बात करें तो मुख्य फोकस बिंदु से, ठीक, क्या मैं बोल रहा हूं कि मुख्य फोकस बिंदु से होकर जाने वाले, मुख्य फोकस बिंदु से होकर जाने वाले, ये देखो यहाँ पे मुख्य फोकस है, मुख्य फोकस है कि नहीं है, तो मुख्य फोकस से होकर जाने वाले तथा मुख्य अक्ष के लंब रूप को, ठीक है, मुख्य फोकस बिंदु से होकर जाने वाले तथा मुख्य अक्ष के लंबवत या लंब रूप को फोकस तल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, फोकस तल कहते हैं। मैंने इतनी बात तुमको समझा दी, ठीक है, कि दर्पण के जो मुख्य फोकस होता है हमारे पास में, मुख्य फोकस बिंदु से होकर जाने वाले तथा मुख्य अक्ष के लंब रूप को, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये लंबवत रहता है, इसके तल में आप कहीं भी रहेंगे, ठीक है, तो उसका लंब रूप रहेगा करके। तो ये थी आपके पास में इतनी डिफिनेशन, और कल हम सीखेंगे इसमें कि दर्पणों की पहचान कैसे करते हैं। क्या सीखेंगे हम कल सीखेंगे हम कि इन सब में दर्पण की पहचान कैसे करते हैं, कि अवतल दर्पण को हम कैसे सीखेंगे, स्पर्श करके मतलब छू करके, या प्रतिबिंब बना करके, ठीक है। आज का टॉपिक आपके पास में इतना था, मैंने दर्पण से संबंधित आपको परिभाषाएं कराई हैं, ठीक है। डिफिनेशन रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर मैंने आपको करा दी, 7 डिफिनेशन थी, एक डिफिनेशन को बिल्कुल ऑपरेशन करके मैंने तुम्हें बताया है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में भी आएगा आपको बेहतरीन, और आपको पढ़कर मजा भी आएगा। तो डेली लाइव 6 PM आप जुड़ सकते हैं, ये YouTube क्लासेस बिल्कुल फ्री में देता हूं, बस आपको मसाला लेने की ज़रूरत है, मसाला तो हम आपको दे ही रहे हैं। अच्छा लगा ना आप सभी लोगों को पढ़ करके, मज़ा आया बेहतरीन तरीके से? तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथियों, मिलते हैं कल शाम 6 बजे।